मुझे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और मुझे अभी याद आया 50 मिनट के बाद। खैर, अच्छा, तो डिस्टरबेंस आपने इसमें ऐड कर दी, उसमें ऐड होती हो जाएगी। अब ये एक एक्सटर्नल डिस्टरबेंस है जो एक्सटर्नल सोर्स है, लेकिन आपके प्रोसेस पे उसने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। कंट्रोलर को नहीं पता कि इसमें डिस्टरबेंस आ रही है। लिहाजा क्या होगा, फर्ज करें कि -2 वोल्ट का डिस्टरबेंस आई है, तो आपके पास इनपुट 12 वोल्ट थी, यहाँ से -2 वोल्ट हुए तो 10 वोल्ट की इनपुट रह गई। अब उसकी स्पीड जो है वो 10 आरपीएम, 1000 आरपीएम रह जाएगी। लेकिन आपके कंट्रोलर को नहीं पता आपका प्लांट की स्पीड डिग्रेड होगी। अगर आप +2 थी तो 1400 हो जाएगी, तब भी डिग्रेड हो, आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गया, रिक्वायरमेंट जो गलत बात है। डिस्टर्बेंस ऐसा सिग्नल होता है। उसके अलावा डिस्टर्बेंस आपके प्लांट के अंदर से भी इंड्यूस हो सकती है। कैसे? आपने मशीन तो, मोटर तो बना ली जो कि आपकी सही हर वोल्टेज पे एक 100 आरपीएम पे रन कर रही है, लेकिन आपने एक चीज़ को काउंट नहीं किया, वो थी हीट। आपने जिस कमरे में रखा वहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर आपका 40 से एक्सीड कर रहा था। जब आपकी टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हो गया तो उसका नुकसान क्या हुआ कि आपका क्या कहते हैं, मोटर की रेजिस्टेंस वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपकी ओवरऑल स्पीड या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो अब आपके पास टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्बेंस की पॉइंट की शेप में आया है। और ये डिस्टर्ब टेम्परेचर जो है तो एक्सटर्नल, लेकिन उसने इंटरनल पैरामीटर्स को छेड़ा प्रोसेस के, और वो थे उसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी वगैरह को उसने छेड़ा है। ठीक है? तो डिस्टर्बेंस आपकी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, लेकिन ऐसा अनवांटेड सिग्नल जो डायरेक्टली प्लांट पे इम्पैक्ट करता है और आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता, वो डिस्टर्बेंस कहलाता है। फिर बात आ जाती है उस ब्लॉक की। अब आपने ये प्रोसेस है, उसको आपने एक एक ऐसे कंट्रोलर चाहिए जो कि उसको मल्टीपल स्पीड्स पे रन कर सके। तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल रेगुलेटर बना लिया जो कि 0 से लेकर और 12 वोल्ट के बीच में वोल्टेज वेरी कर सकता है, फर्ज करें। तो आपने ऐसा कंट्रोल, इसको इनपुट कमांड मिलेगी कि भाई इसको इनपुट तो 12 वोल्ट मिल रही है, लेकिन आपने इसको ट्यून किया हुआ है कि भाई तूने 5 इनपुट 12 वोल्ट मिल रही है, लेकिन आपने इसको ट्यून किया 5 वोल्ट, 500 आरपीएम पे रन करना है। तो कंट्रोलर 5 वोल्ट ही इसको देगा आगे, जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। इनपुट 12 मिल रही थी, लेकिन 5 ही देगा, और आपको स्पीड आपकी डिजायर के हिसाब से मिलेगी। तो ये एक आपका ब्लॉक है, कंट्रोलर ब्लॉक। ठीक हो गया? तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी, और ये आपका एग्जांपल है ओपन लूप कंट्रोल की। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर इसमें डिस्टरबेंस इंड्यूस हो जाए, और फर्ज करें कि -2 वोल्ट की डिस्टरबेंस इंड्यूस हुई है, तो आपके पास इनपुट थी 12 वोल्ट की, और इसकी स्पीड होनी चाहिए थी, रिस्पॉन्स वेरिएबल होना चाहिए था 1200 आरपीएम। लेकिन अब -2 वोल्ट की डिस्टरबेंस की वजह से आपको रिस्पॉन्स वेरिएबल मिल रहा है 10,000 आरपीएम। तो कंट्रोलर को तो नहीं पता कि ऐसा हुआ है। अब क्या होगा? क्या आपका प्लांट सही काम कर रहा है? आपके लिए सेटिस्फाइड है ये चीज़? डेफिनेटली नहीं। बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी अपनी क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी, या आपके प्लांट जो है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? कोई बता सकता है क्या क्या किया जा सकता है? कोई भी स्टूडेंट? सर आउटपुट को मैनेज करने के लिए भी कोई कंट्रोलर लगा देंगे ताकि सर ये कंट्रोलर के ब्लॉक आउटपुट जब आप बढ़े। बात कर रहे हैं सर, ये ब्लॉक फिजिकली क्या होगा? कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं? कंट्रोलर जो आप पहले हम सिग्नल इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, ये कंट्रोलर कुछ भी हो सकता है। ये सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर मिला के भी कोई चीज़ बन सकती है। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है, या फिर एनालॉग पीआईडी कंट्रोलर, लीड लैग, इस तरह की भी चीज़ें दुनिया में अवेलेबल होती हैं जिनको आप बाद में पढ़ोगे, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये कोई ब्लॉक है। काम इसका क्या है कि आपकी जो मोटर थी, अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपकी मोटर थी और उसकी स्पीड कंट्रोल करता था ये। यहाँ पे आपने उसको 5 वोल्ट दिए तो 500 आरपीएम, 1 वोल्ट आएगा तो 100 आरपीएम, 10 वोल्ट आएंगे तो 1000 आरपीएम, 12 वोल्ट आएंगे तो 1200 आरपीएम। कंट्रोलर का काम है पीछे से इन कमांड, इसको 12 वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, इसको 12 वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, इसमें इसको एडिट भी कर सकते हैं ना, ये यहाँ से पेन, इसको यहाँ से मिल रहे हैं 12 वोल्ट। ठीक है?
और यहाँ से कमांड आती है भाई कि मोटर को रन करना है 12 वोल्ट पे। कमांड कहता है जी कि 1200 आरपीएम पे रन करना है इसको। ठीक है, आपने यहाँ से कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर ये करेगा कि इसको इनपुट इस 12 वोल्ट को मैनिपुलेट करके यहाँ पे प्रोसेसर को दे देगा, मोटर को दे देगा 12 वोल्ट। ठीक है, और मोटर आपको दे देगी स्पीड कितनी, 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम दे देगी। अब ये माउस से ऐसे लिखा जाता है इसमें। लेकिन फर्ज करें कि डिस्टरबेंस आपके बीच में ऐड होगी और ये डिस्टरबेंस थी -2 वोल्ट की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अब स्पीड जो है, रिस्पांस वेरिएबल है, वो 1200 की बजाय आ गया है 1000 पे। ठीक हो गया। तो अब ये चीज समझ में आ गई, इतना सिनेरियो समझ में आ गया आपको किसी प्लांट के साथ। तो अब मेरा सवाल ये है कि भाई ये 1000 हो गया, अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है जिसने आपको काम दिया था कि भाई आपने तो एक चीज कंट्रोल करके देनी है, उसके तो इसका तो मतलब ये होगा अगर आपकी मोटर स्लो घूमेगी तो आपकी उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो क्या सोल्यूशन है इसका, क्या हो सकता है? सर कंट्रोलर को आउटपुट के साथ जरूर से कनेक्शन होगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रही है। तो उसको कंट्रोलर आगे जाहिर सी बात है उसको किसी तरह मैनिपुलेट करेगा या वोल्टेज ज़्यादा कर देगा या जो डिस्ट्रैक्शन है उसका अलार्म दे देगा कि कोई डिस्टर्बेंस आ रही है उसको देखेंगे। दैट्स गुड कि अगर आउटपुट को हम कंट्रोलर में दे दें एज अ इनपुट, ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ कर दें तो कंट्रोलर पता चल जाएगा भाई स्पीड कम है, अब स्पीड कम है, स्पीड बढ़ा दो। बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक हो गया। एक सोल्यूशन और भी है, आप यहाँ पे एक अदद मीटर लगा दो, स्पीड मीटर, और एक बंदा खड़ा कर दो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह करके बंदा खड़ा कर दो और वो मीटर को ऑब्जर्व करता रहे। तो देखा स्पीड कम हो गई है, वो जल्दी से जाके इसको चेंज कर दे। ये ऐसा ही है जैसा कि ये एक फीडबैक है, लेकिन बताइए ये एक मैन मशीन इंटरफेस हो जाएगा अगर इंसान बीच में इन्वॉल्व होगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमने एक अदद फीडबैक एलिमेंट लगा दिया जो कंट्रोलर में जा रहा है और कंट्रोलर ऑब्जर्व कर रहा है इसकी स्पीड को। ऐसे केस में अगर इसको आपके आउटपुट की स्पीड जो है वो इनपुट कंट्रोलर में वापस आ रही है, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है क्लोज लूप कंट्रोल। अब आपने सजेस्ट तो कर दिया कि हम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना लें ताकि हमें आउटपुट पे चेंजिंग का पता चलता रहे। इसका कोई नुकसान बता सकते हैं मुझे? सर इसका एक ये डिसएडवांटेज हो सकता है, जो हमारा प्लांट है अगर उसको हमने मतलब इस तरह बनाया कि अगर वो 12 वोल्ट पे चले, अगर वो 12 वोल्ट पे चल रहा है, 1200 आरपीएम मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन आती है जिसकी वजह से वो हमारा जो है ना 200 आरपीएम जो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हाँ लेकिन जी जी। अगर वो पीछे से कंट्रोलर को वो यही जाएगा ऑप्शन के आगे 1200 के बजाय 1000 आरपीएम आ रहा है, तो कंट्रोलर पीछे से 2 वोल्टेज ज़्यादा कर देगा और वो ओवर वोल्टेज की वजह से हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। अच्छा, एक तो जो कंट्रोलर डिज़ाइन किया जाता है ना, वो इस ये प्लांट को देख के डिज़ाइन किया जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि वो आपका कंट्रोलर जो है वो प्लांट की लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ उसको दे दे, उसकी एक्सीड कर दे। ऐसा चांस कम ही है। लेकिन जो आप सजेस्ट करें वो ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसका एक नुकसान सामने में नज़र आ रहा है कि पहले केस में जब ओपन लूप की बात हो रही थी, इस पोर्शन की जिसमें ये लाल लाल लाइनें नहीं थी सारी, तो आपके कंट्रोलर की इनपुट एक थी, सिंगल इनपुट। एक अच्छा, अब्दुल रहमान, अब मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ, माइक आपका वो हो रहा है, बल्कि आप माइक प्लीज बंद कर लें अपना। ठीक है। अच्छा, तो इस केस में आपका कंट्रोलर सिंगल इनपुट कंट्रोलर था। अब आपके पास चूंकि आपने एक फीडबैक लगा दिए साथ में, तो अब कंट्रोलर की इनपुट दो हो गई हैं। आपका कंट्रोलर जो है वो दो इनपुट हैंडल कर सके, इसका मतलब ये ओवरऑल सिस्टम आपका कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहली चीज़। दूसरा, आपका एक बीच में ब्लॉक यूज होता है, सेंसर इसको कहा जाता है, आमतौर पे एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेंसर कुछ भी हो सकता है। फर्ज करें कि यहाँ पे आपके पास स्पीड आ रही थी 1200,
ये स्पीड थी आरपीएम में, आरपीएम में, ये आपकी स्पीड। और कंट्रोलर था आपका डिजिटल कंट्रोलर, दैट इज आर्डिनो, जो आप यूज कर रहे हो माइक्रो प्रोसेसर में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फिर इसका मतलब है कि आपको डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए होगा, तो सेंसर की बजाय यहाँ पे ए टू डी कन्वर्टर लगेगा। बहरहाल कहने का मतलब ये कि क्लोज लूप के साथ आपका एक अदर सेंसर ब्लॉक ऐड हो जाएगा और कंट्रोलर की भी आपका मल्टी इनपुट हो जाएगा। सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा जैसे जैसे आप उसको इन्हांस करते जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, आपके पास ओपन लूप क्लोज लूप के अंदर आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। ये एक आपकी फील्ड, आपकी जो कंट्रोल सिस्टम के अंदर का टॉपिक नहीं है, इसलिए वैसे बता रहा हूँ आपको कि आपका क्लोज लूप के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उन फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स को शट डाउन करने के लिए फिर आपको एक नया ब्लॉक लगाना पड़ता है जिसको कहा जाता है फिल्टर ब्लॉक, हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर ब्लॉक, जिसकी वजह से आपका सिस्टम मजीद कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो कहने की बात यह है कि आप ओपन लूप यूज कर सकते हैं, आप क्लोज लूप यूज कर सकते हैं। ओपन लूप सिंपल है लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्लोज लूप कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। आमतौर पे आपके कंट्रोलर जो है ओपन लूप से बहुत सारे काम हो कर लेता है, गुजारा हो जाता है आपका, क्योंकि आमतौर पे हम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट तो है नहीं। तो आपका बेसिक प्रोसेस कंट्रोल वाला जो है ना वो आपका इधर से ही पूरा हो जाता है ओपन लूप से। लेकिन अब फिर भी जरूरत पड़े तो आपको क्लोज लूप बनाने की ऑप्शन आपके पास होती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं भाई डिजाइन पैरामीटर्स की। आपके पास एक प्लांट था, मैंने वही सी यहीं पे आते हैं दोबारा से, प्लांट था, उसको आपने मॉडिफाई करना था, एक कंट्रोलर डिजाइन किया। उसके लिए क्या चीज मॉडिफाई कर सकते हैं? एक प्लांट की आप या तो उसको रोबस्ट हो सकता है आपका प्लांट। रोबस्ट से मुराद आपका प्लांट जो है वो आपकी मल्टीपल इनपुट्स पे काम कर सके, इसको कहते हैं रोबस्टनेस या रोबस्ट। अगर आपका सिस्टम आपका डिज़ाइन किया गया है 0 से लेकर और 10 वोल्ट के बीच में, अगर मैं इसको 11 वोल्ट दे दूं तो वो नहीं काम करेगा। उसके लिए वो यानी कि फर्ज करें कि आपकी, बल्कि आपने एक ऐसा प्लांट बनाया या एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि 3 इनपुट काम करता है, ए बी या सी, लेकिन आप उसको चौथी इनपुट दे दें डी, उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अगर वो रोबस्ट है तो कुछ ना कुछ उस पर रिस्पॉन्स कर सकता है। बहरहाल एक रोबस्टनेस एक उसका पैरामीटर है। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको जिस तरह के भाई वही बात के अगर आप उसकी स्पीड इंक्रीज कर दें 1400 आरपीएम पे, तो आप फीडबैक लगा बनाकर उसको आराम से वापस 1200 आरपीएम पे लेके आ सकते हैं, सिस्टम को पता चल जाएगा। तो रोबस्टनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपके किसी प्लांट का। फिर एक्यूरेसी, कि आपका सिस्टम कितना एक्यूरेट है। अगर आप उससे चाहते हैं कि भाई इसने एग्जैक्टली 1200 आरपीएम जनरेट करना है, तो क्या वो 1199 तो जनरेट नहीं कर रहा, या वो 1180 तो जनरेट नहीं कर रहा, या वो 1210 तो जनरेट आरपीएम तो जनरेट नहीं कर रहा। उसको 1200 आरपीएम के जितने करीब होगा उतनी उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। आम इंडस्ट्री के अंदर इसकी एक्यूरेसी का प्लस माइनस थोड़ा सा होता है, 3-4% तक कोई मसला नहीं होता। लेकिन अज्यूम करें कि एक रॉकेट इंजन के अंदर, एक मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपने एक्यूरेसी, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फ्यूल कितना, कौन सा फ्यूल कितना ऐड होना है, उसकी प्रिसीजन कितनी होनी है, हाइट एल्टीट्यूड, सब कुछ ऐड कैलकुलेट कर रहा होता है। सेम गोज फॉर ड्रोन और सेम गोज फॉर एरोप्लेन्स। फिर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपके सिस्टम का। स्टेबिलिटी ये मेक श्योर करता है कि आपका जो सिस्टम है वो चलेगा भी या जल जाएगा। आपने इसको बनाया सिस्टम को, उसके बाद आपने उसको जैसे लगाया उसमें धुआं निकलने लग गया, वो जल गया। ठीक है। तो इसका मतलब स्टेबल नहीं था। अगर आपने सिस्टम लगाया और वो चल पड़ा, वो चल 4 घंटे तो ठीक चला, उसके बाद वो धुआं उसमें आग लग गई, तो ऐसा सिस्टम अनस्टेबल था। इनिशियली वो आपने स्टार्ट किया तो ठीक था, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अनस्टेबल था। तो स्टेबिलिटी इसको डिफाइन करते हो, ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है। बाकी सारी चीज़ों में जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, सबसे पहले चेक करते हो कि क्या ये स्टेबल भी है या नहीं है। यही वजह है कि हमारे पास जितने भी अगले टॉपिक्स आएंगे, एडवांस टॉपिक, उसमें हम रोबस्टनेस एक्यूरेसी को तो इतना डिस्कस नहीं करेंगे जितना हम स्टेबिलिटी को करेंगे। स्टेबिलिटी सबसे पहला क्राइटेरिया है किसी भी सिस्टम को चेक करने का। आपको सिस्टम मिलता है, ये सिस्टम है, इसके पैरामीटर चेक करके बताएं कि मॉडिफाई हो सकते हैं नहीं हो सकते।
आपने सबसे पहले चेक करना है स्टेबिलिटी। ओके, कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। फिर बात आती है टाइम रिस्पॉन्स, कि भाई सिस्टम स्पीडी कितना है, स्लो है, फास्ट है, तेज है, जैसा भी है। ठीक है, आपने अगर स्लो है तो तेज कैसे कर सकते हैं, कितना तेज कर सकते हैं, अगर तेज करेंगे तो क्या चीज आपकी ट्रेड ऑफ होगी, क्योंकि हर चीज बात है, एक चीज अगर अच्छी करते हो तो कोई ना कोई चीज का नुकसान होता है, तो ये चीजों का भी देखा ख्याल किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी एक मोटरसाइकिल जो है 70 सीसी, ये आपकी 60 क्या कहते हैं किलोमीटर kph किलोमीटर पर आवर जो है, ये विद इन 10 सेकेंड अटेन कर लेती है। लेकिन आपकी जो 125 की मोटरसाइकिल होती है ये तकरीबन 60 डिग्री 60 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में अटेन कर लेगी। तो उसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है, उसका टाइम रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है 150 का, 120 का, 125 का। तो क्या ट्रेड ऑफ है भाई, आपकी कंजप्शन ज़्यादा है 125 की, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, वेट ज़्यादा है, साइज भी बड़ा है सर। हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है। तो टाइम रिस्पॉन्स हमेशा ट्रेड ऑफ। अब आप उस सेम फेज से निकल जाएं कि आपने जी हमने ये चीज़ बनाई है बड़ी अच्छी है, इसमें ये चीज़ हमने इम्प्रूव कर दी है, बहुत अच्छा हो गया। इम्प्रूवमेंट आपको पता चलेगा फील्ड के अंदर इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं होती, हमेशा ट्रेड ऑफ होता है। आप अगर एक चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ आपकी रिड्यूस हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि आपने यहाँ पे सिस्टम की रोबस्टनेस इंक्रीज की, एक्यूरेसी अच्छी की है, तो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम की प्राइस इंक्रीज कर गई, साइज इंक्रीज कर गया, वेट इंक्रीज कर गया, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी पड़ी है। ठीक है, तो होपफुली आपको पैरामीटर्स का काफ़ी तक आइडिया हो जाएगा। ओके, अभी है 3 एग्जाम्पल से पहले इसको ख़त्म कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। डिज़ाइन एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। एक कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करने का एस्पेक्ट क्या होते हैं, 2 अप्रोचेज होती हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने की। मिसाल ले लें कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास एक अदद उसके पास एक प्लांट है जो ये काम कर रहा था। वो आपको कहता है जी कि आप कंट्रोल इंजीनियर हो, आपने डिग्री भी माशाल्लाह ले ली है, काफ़ी पढ़े लिखे भी हो, जीपी भी आपका बहुत अच्छा है, मेरा ये प्लांट है, इसकी ये प्रोडक्टिविटी, इसका मसला ये है कि जी ये थोड़ा सा स्लगिश है, स्टार्टअप लेते वक्त थोड़ा सा स्लो रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टअप में थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ताकि इसकी ना क्या कहते हैं ताकि इसकी इसकी प्रोडक्टिविटी पैकेज जल्दी से इसमें से काम करना शुरू कर दे। वो आपको एक टारगेट देता है, ये प्लांट है और आपने इसका स्टार्टअप टाइम डिक्रीज करना है, वो आपको ये कह देता है। अब ऐसे इसको हल करने के 2 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और दूसरी है एनालिटिकल अप्रोच, और ये दोनों ही वैलिड अप्रोचेज हैं जो इंडस्ट्री में आम यूज होती है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ये है कि आप कहते हो कि मुझे जो कि इसका स्टार्टअप टाइम डिक्रीज करना है, तो उसके लिए जो फलां कंट्रोलर है वो बड़ा अच्छा होता है, मुझे पढ़ाया गया है, बताया गया है कि वो फलां कंट्रोलर बड़ा अच्छा होता है। आप उसका बना बनाया ब्लॉक लेके आते हो, बना बनाया ब्लॉक लेके आते हो, इस प्लांट के साथ लगा देते हो। यहाँ पे ये प्रोसेस पहले था, प्लांट पहले था, उसका कंट्रोलर का ब्लॉक के साथ लगा देते हो। अब उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर इसके अपने पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर ए है, एक पैरामीटर बी है, एक पैरामीटर सी है, 3 पैरामीटर्स हैं, कोई इसके अंदर 3 नॉब्स हैं जो आपने पढ़ा था इसमें होती हैं। अब आप इनको ट्यून करना शुरू करते हो, एक को घुमाते हो, आउटपुट चेक करते हो को क्या चीज़ बढ़ी है, क्या चीज़ कम हुई है, बी को घुमाते हो, आउटपुट चेक करते हो क्या चीज़ कम हुई, क्या चीज़ ज़्यादा हुई, सी को घुमाते हो, क्या चीज़ ज़्यादा हुई, क्या चीज़ कम हुई। आप 3-4 ट्राई करते हो, ये आइटरेटिव वे है। आप एक दफ़ा चेंज करते हो, आउटपुट चेक करते हो, फिर देखते हो नहीं टारगेट अचीव नहीं हुआ, अब फलां चीज़ छेड़ोगे, टारगेट अचीव हो गया, नहीं हुआ, करीब आ गया, अच्छा दूर चले गए, करीब आगे दूर। आप 4-5 आइट्रेशंस में आप अपने टारगेट पे पहुंच जाते हो। ठीक है, आप उसका स्टार्टअप टाइम डिक्रीज करने में कामयाब हो जाते हो। बाकी पैरामीटर चेक करते हो, वो भी आपके लिए क्या कहते हैं ट्रेड ऑफ तो है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं वो आपको क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज कहता है कि वो फला फला पैरामीटर इस रेंज में हो तो मुझे 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 कोई एतराज़ नहीं है, तो आप कहते हो भाई ठीक है, ओके ये हो गया। अब ये आपने जो काम किया ये एक डूएबल काम है, इंडस्ट्री में एक एग्जिस्टिंग अप्रोच है, इसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है,
एक बना बनाया कंट्रोलर उठाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस काम के लिए ये वाला कंट्रोलर लगेगा। दे कैन बी पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर, डी कंट्रोलर, पी आई, पी डी, पी आई डी, लीड कंट्रोलर, लैग कंट्रोलर, मल्टीपल तरह के बेशुमार तरह के कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। तो आपको वो कंट्रोल कौन सा कंट्रोलर यहाँ पे लगाना है ये आपको पता होना चाहिए, इसको ट्यून करना है। तो ये काम आप एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में करते हो। दूसरी अप्रोच जो ज़्यादातर मॉडल बेस्ड अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच है, मॉडल बेस्ड जो कि ज़्यादा सिस्टमेटिक है। अगर आप कोई एफआईपी में काम कर रहे हो अपना, तो आप यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच यूज़ कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल सिर्फ इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ जलानी है तो उसकी जलाना भाई, यहाँ पे अपनी चीज़ ना जलाना। खैर उसकी जलाओगे तो आपको छोड़ेगा नहीं, तो मेरा ख्याल करना इस पर। आपकी एनालिटिकल अप्रोच जो है वो ये है कि आपको कहते हैं ये प्लांट है, इसमें ये पैरामीटर आपने ठीक करने हैं। आप उस प्लांट को लेते हो, उसकी शिमेटिक डायग्राम देखते हो, उसका मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करते हो। मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करने के बाद उस पे आप डायनामिक मॉडल पे आप उस पे क्वांटिटेटिवली उसको एनालाइज करते हो कि भाई क्या क्या पैरामीटर्स इसके ज़्यादा है, क्या क्या पैरामीटर्स कम है, और कौन कौन से पैरामीटर आप उसके अच्छे हो सकते हैं मैथमेटिकल वे में। अभी तक सारा का मैथमेटिकली हो रहा है। उसके बाद आप एक नया मैथमेटिकल मॉडल बनाते हो जो कि आप कंट्रोलर खिलाएगा, उसके साथ अटैच करते हो और रिस्पॉन्स चेक करते हो कि भाई क्या ये रिस्पॉन्स अच्छा है। अगर आपके हिसाब से काम ठीक हो गया तो फिर आप उसको उस फिजिकल कंट्रोलर बनाते हो। फिजिकल उस मैथमेटिकल ब्लॉक का जो आपने नया क्रिएट किया था उसको फिजिकल ब्लॉक बनाओगे, और उस ब्लॉक को आप उस प्लांट के साथ फिजिकली अटैच कर दोगे और चला लोगे। इसमें आपको आइट्रेशंस की आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ठीक है तो। फिर भी रन टेस्ट तो करना पड़ता है। खैर ये काम कहलाता है एनालिटिकल अप्रोच। हम आपको ये अप्रोच सिखा देंगे, ये भी किसी हद तक सिखाएंगे। आखिर में एक दो टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच समझ में आ जाएगी कैसे होती है, पीआईडी के साथ हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी रूट लोकस के साथ। ठीक हो गया। फिर आपके पास एक नया सिस्टम, एक और डिजाइनर भी आते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स। कंट्रोल सिस्टम में ये होते हैं जिसको हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम। ये वो सिस्टम्स हैं। आप एक ब्लॉक लेके आते हो, प्लांट के साथ लगा लेते हो, और प्लांट अपने गिवन डेटाबेस के साथ और करंट एक्सपेरिमेंट के साथ अपने आप को अपडेट करता रहता है, और आपको 3-4 आइटरेशन के बाद खुद ब खुद ही एक ऑप्टिमल सोल्यूशन देना शुरू कर देता है। आप खुद को ट्यून नहीं करते। ऐसे सिस्टम कहलाते हैं फजी बेस लॉजिक कहलाती है, और न्यूरल नेटवर्क कहलाते हैं। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क बेस। लेकिन ये दोनों ज़्यादातर कंट्रोल सिस्टम्स कंप्यूटर साइंस के फील्ड्स हैं, तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है। तो बहरहाल ये भी अब इंडस्ट्री में यूज़ होना शुरू हो गई है, ख़ास तौर पे आपके साइबरनेटिक्स के अंदर ये अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। एनालिटिकल अप्रोच को मैं जिसे तफसील से बताया था आपको कि आप उसको फिजिकल सिस्टम कैसे ले करते हैं। आप एक फिजिकल मॉडल लेंगे, उसके पैरामीटर डिफाइन करेंगे, भाई कौन से पैरामीटर हैं। आपको पास एक मोटर मिल गई, इस मोटर को आपने चेक किया, इसकी एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी, एक आपके पास फील्ड वाइंडिंग होगी, इसको वोल्टेज मिल रहा है, इसको करंट मिल रहा है, इसकी आरपीएम चेक हो रही है, इसके फलां सारे पैरामीटर आपको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद आप उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। मैथमेटिकल मॉडल के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं या आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। तो आप जब इसका मैथमेटिकल मॉडल बना लेंगे तो उसके बाद उस मैथमेटिकल मॉडल को पे आप अपने एनालिसिस पर अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन है। एनालाइज क्वांटिटेटिवली एनालाइज करेंगे उसको, और फिर उसके बाद उसका साथ ही कंट्रोलर लगाएंगे जो कंट्रोल क्वांटिटेटिवली। खैर ये चीज़ फिर आपको समझ में आ जाएगी। हम सेशनल से पहले पहले तक यहाँ तक पहुँच चुके होंगे आराम से, लैप्लास ट्रांसफॉर्म तक। ओके, फिर ये वो स्टेट स्पेस और टाइम डोमेन क्लासिकल कंट्रोल कहा जाता है। सो कॉल्ड क्लासिकल कंट्रोल इंडस्ट्री में अभी तक यूज़ हो रही है ये चीज़। स्टेट स्पेस इसलिए है मॉडर्न, इसलिए क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास यूज़ हुई है। स्पेस टेक्नोलॉजी में से इसका एरा शुरू हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये 1990 से स्टार्ट हुई, 1960 तक गया है। खैर ओके, अब ये कुछ एग्जाम्पल है कंट्रोल सिस्टम की। वाटर टैंक सिस्टम है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम है, रेजिडेंशियल हीटिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक स्टीम स्टीयरिंग मशीन, सर्वो सिस्टम फॉर एंटीना एंड स्पीड कंट्रोल सिस्टम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का टाइम हमारा काफ़ी हो गया। हम इसको बल्कि इसको ज़रा चले ठीक है, फिर उसको यहीं तक रुकते हैं।
हम इस एग्जांपल्स देख लेंगे नेक्स्ट में, और मैं अभी आपके साथ इसका वो लिंक शेयर कर लेता हूँ वन ड्राइव का। वहाँ पे आपके सारा डेटा वगैरह रखा होगा। जो स्लाइड्स हैं इनको आप एक नज़र देख के आइएगा। ये आपकी जो थी पहली जो वीक की जो क्लासेस हैं ये आपकी डायरेक्ट है, ऑनलाइन ही होंगी इस तरह। और सेकंड वीक से आपकी जो वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएंगी टाइमली, वो आप क्या कहते हैं फिर खुद से देख के आइएगा, और उसमें यहाँ पे कोई सवाल जवाब हो तो वो आप पूछिएगा। जी बेटा, अभी यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो बता दें प्लीज, पूछ ले। आप लोग सारे सो तो नहीं रहे हो? सर जाग रहे? नो सर। सो नहीं रहे। चले अच्छी बात है। मैं आप लोगों की अटेंडेंस इस बार क्या कहते हैं यहीं से ले रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ अटेंडेंस लिस्ट, ये मैंने कर ली डाउनलोड। ठीक है, अब चलें ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है कल आपकी, उसमें हम इस एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और ये वीक में हमें ये पहला चैप्टर जो है ख़त्म कर लेंगे नाइस का। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपकी फोल्डर में रख दूंगा, वो आप वहाँ से पिक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। गुल कदीर यार, आप मुझे अपना ना वो सेंड कर दीजिएगा, फ़ोन नंबर वाला सेंड कर दीजिएगा प्लीज़। ओके चलिए थैंक यू बेटा, ओके अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर जी, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर, हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।